बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा के उस दौर में जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ करता था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यह गीत हम सब ने सुना होगा। और बात करें साथ ही हाथ बढ़ाने की या फिर मिलकर बोझ उठाने की, तो कृषि के क्षेत्र से इसको जोड़ते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कई बार ये बात कहते हैं कि एक हाथ जब कई हाथों से मिलता है तो अनेक हाथ एक हाथ बनकर एक संगठन बनते हैं। और हम कई बार ये कहते हुए सुनते हैं, कई बार अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुनते हैं कि संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। आज इसी संगठन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे संगठित होकर किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और हमारे किसान भाइयों की जिंदगी संगठित होकर कैसे बदली जा सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से FPO के बारे में, यानी किसान उत्पादक संगठन के बारे में। कैसे किसान भाई संगठन बनाकर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। कृषि के क्षेत्र में कैसे ये संगठन बदलाव लेकर आ रहा है और कब से इसकी शुरुआत की, कैसे आप इस संगठन से जुड़ सकते हैं, क्या कुछ उसकी भूमिका होती है और कैसे ये कृषि के क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने कुछ खास एक्सपर्ट्स के जरिए कि कैसे इस संगठन के जरिए आप जुड़ सकते हैं और क्या कुछ फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप हैं डिप्टी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर JP सिंह दबाज जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICR IRI पूसा से। इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे खास किसान कुलदीप जी हैं। आप किसान हैं तातेसर गाँव दिल्ली से। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि इस विषय के अंदर क्या कुछ खास है। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसीलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए FPO का कंपनी कानून 2013 या राज्य सरकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने FPO को छोड़कर हर एक FPO में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने FPO में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। FPO योजना के तहत प्रत्येक FPO को 33 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा FPO को बढ़ावा देने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन यानी CBBO को प्रति FPO 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30 जून 2024 तक पूरे देश में 8,875 FPO पंजीकृत किए जा चुके थे। बता दें कि FPO से जुड़कर महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। दरअसल FPO में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10,000 FPO योजना के परिचालन दिशा निर्देशों में प्रावधान किए गए हैं। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना के परिचालन दिशा निर्देश के खंड 4.4 के अनुसार FPO छोटे, सीमांत, महिला किसानों, महिला SHG, SC, ST किसानों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को FPO को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में शामिल करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा
परिचालन दिशा निर्देश के खंड 11.3 के अनुसार निदेशक मंडल यानी बीओडी और शासी निकाय यानी जीबी में जैसा भी मामला हो, महिला किसान सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और न्यूनतम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। 22 जुलाई 2024 तक उक्त योजना के तहत 110 एफपीओ को 100% महिला सदस्य एफपीओ के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा एफपीओ में कुल 19,82,835 किसानों के पंजीकरण में से 6,86,665 महिला किसान हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कैसे किसान उत्पादक संगठन काम करता है, क्या कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ खास है, क्या इसने उपलब्धि हासिल की है, कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आया है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एसके जी का रुख करते हैं। एसके जी, हमने शुरुआत में कहा कि संगठन में शक्ति है, ये संगठन में शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र को लेकर, और क्या जो ये एफपीओ की हम बात कर रहे हैं, ये एफपीओ में वाकई कोई शक्ति है? क्या इससे हम समझ सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या है ये संगठन में शक्ति और क्या है ये किसान उत्पादक संगठन? किसान भाइयों को मैं यह बताना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि यह संघ शक्ति के सिद्धांत पर इसका निर्माण हुआ है, इस कृषि उत्पादन संगठन का। और इसमें जो संघ का सिद्धांत है वो लाया गया है कोऑपरेटिव से, और इसमें बिजनेस का सिद्धांत है, जो डायनेमिज्म का सिद्धांत है, वो कंपनी से लाया गया है। मतलब यही हुआ कि देश में 89% से अधिक छोटे मझोले किसान हैं जिनके पास जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम है जी। अब उनको उत्पादन से संबंधित चाहे बीज खरीदना हो, चाहे फर्टिलाइजर खरीदना हो, चाहे कोई और चीज खरीदना हो, या कोई साइंटिफिक पद्धति को अपनाना हो, तो छोटी छोटी जोतों पे अपनाना मुश्किल होता है और लाभकारी भी नहीं होता है। अगर उसको एक समूह बना लिया जाए, किसान भाई आपस में जुड़ जाएं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से विक्रेताओं से बार्गेन करके, उनसे रेट भी तय करा करके, अच्छी क्वालिटी का ला करके इसको कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कृषि यंत्रों का और भी तमाम प्रकार की पद्धतियों का छोटे छोटे टुकड़ों में करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे उत्पादकता बढ़ाने में मुश्किल होता है और उसकी लागत घटाने में भी मुश्किलात आती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात होती, पैदा तो कर लेता है किसान बेचारा, अब 2 टन, 1 टन, आधा टन, 1 कुंतल, 2 कुंतल, 50 किलो कहाँ पर बेचे, किसको बेचे, किससे बात करे, किस बाजार में जाए। इस व्यवस्था को हल करने के लिए जैसा आपने इंगित किया कि किसानों का समूह बनाना जरूरी है, तो उसके तहत ही किसान उत्पादन संगठन का किया गया, ताकि ये बन जाए तो किसानों को एक पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनकी उपज को इकट्ठा करके उसमें वैल्यू भी ऐड किया जा सके, उसको साफ सफाई किया जा सके, उसकी प्रोसेसिंग किया जा सके, और बाजार में, जिस बाजार में जाना चाहिए कम लागत में, उस बाजार को में पहुंचाया जा सके और खरीदारों से के साथ वार्ता करके उसको अच्छे दामों पर बेचा जा सके। तो यह इसका मूल सिद्धांत है, इसी के आधार पर ये आगे बढ़ाया जा रहा है जी। तो कुल मिलाकर किसान उत्पादक संगठन यही कि किसान को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। कई बार हम देखते हैं, जैसे अभी मौजूदा समय की बात करें, पराली प्रबंधन को लेकर कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो कि बाजार में बहुत महंगे दाम पर मिलती हैं, लेकिन अगर यही किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से किसी मशीन को हायर करते हैं तो उनको सस्ता भी पड़ता है और सबका काम आसान भी हो जाता है। यही कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है। डॉक्टर जेपी सिंह जी दबास जी का रुख करते हैं। दबास जी, अगर हम बात इन तमाम चीज़ों की कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 2007 से एफपीओ की शुरुआत की गई है, 2007 से लेकर आज 2024 आ गया, क्या परिवर्तन आप देखते हैं कि एफपीओ के जरिए, क्या कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आया? क्या किसान भाई जागरूक हैं अपने क्षेत्र में एफपीओ को लेकर? क्या किसान भाई रुचि लेते हैं एफपीओ से जुड़ने के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा देश जो है काफ़ी अच्छा देश है और अच्छा देश होने के साथ साथ में कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि लगभग 90% किसान ऐसे जो छोटे और मझोले हैं, और ये किसान ऐसे हैं कि जिनके पास बीज की भी आवश्यकता कम होती है, खाद की भी आवश्यकता कम होती है, दवाई की आवश्यकता भी कम होती है, साथ साथ में विपणन के लिए इनके पास सामान भी कम होता है। तो इस विपणन के लिए न तो दूर जा सकते हैं, और जैसे ही बाजार में जाते परचेज करने के लिए, तो इनकी शक्ति नहीं होती कि बार्गेन कर सके दुकानदार से या किसी भी कंपनी से कि हम इस पे इस भाव लेंगे, इस भाव नहीं लेंगे, ये इतनी मात्रा में लेंगे। तो किसानों की लागत को कम करने के लिए
और जो किसानों की पैदावार आती है उसमें मूल्य संवर्धन के लिए और उसके विपणन के लिए इस प्रकार के संगठन का होना बहुत ही जरूरी है। और हमारे देश में आज लगभग 9000 के करीब किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनकी आज के दिन टर्नओवर लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास आ रही है। और ये बहुत अच्छा एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किसान छोटे छोटा उत्पाद पैदा करके बड़ी से बड़ी मंडी में कैसे भेज सकता है और किसानों को ये संगठन किस प्रकार से अपने अच्छे उत्पाद को बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके, तो वो भी इसमें सरकार इसमें जोड़ना चाह रही है। और ऐसे कई हमारे संगठन हैं जो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। और आजकल कुछ संगठन ऐसे भी हैं कि जो अपनी जो भी पैदावार आती है उसकी बिक्री के लिए पहले से ही कई सारी कंपनियों के साथ अनुबंध कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बिक्री योग्य सामान है। क्योंकि इस प्रकार के संगठन बनाने के लिए जो हमारे प्लेन एरिया हैं, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, इनमें कम से कम 300 मेंबर होने चाहिए। और अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं तो सरकार उनके लिए 100 की रिक्वायरमेंट है, कम से कम 100 मेंबर हों। और इससे ज़्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं। और ये जो मेंबर इसके वही बनते हैं जो सही मायने में उत्पादक है। कोई भी नॉन उत्पादक इसका मेंबर नहीं बन सकता है और उत्पादक इसका मेंबर बन सकते हैं। और ये संगठन किसानों की कई प्रकार से सेवा कर रहे हैं। एक तो उनको अच्छी किस्म के बीज, खाद, दवाइयाँ और तकनीक और साथ साथ में जो मशीनरी है वो उपलब्ध करवाने में काफी बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इस प्रकार से जो उपलब्ध करवाते हैं उससे लागत भी कम होती है और किसान को समय पे अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद और दवाइयां मिल जाती हैं। और साथ साथ में जैसे अभी मशीनरी की बात कर रहे थे, तो बड़ी से बड़ी मशीन का भी लाभ उठा सकते हैं। और आजकल कुछ किसान उत्पादक संगठन इवन ड्रोन को भी मैनेज कर रहे हैं और वो न केवल अपने किसानों के लिए उपयोग कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी सेवा दे के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे कुछ किसान उत्पादक संगठन ऐसे भी हैं जो सब्जी, फल, अन्न, दालें, तिलहन और साथ साथ में मसाले या जो औषधीय पौधे हैं इनकी भी खेती करके उनको दूर दूर तक उनका मार्केट कर रहे हैं और अपने सदस्यों को काफी अच्छा पैसा दिलवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आजकल आज के दिन की आवश्यकता है कि हमारे जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं वो संगठित होके इस प्रकार के संगठनों में अपना सहयोग दें, जिससे कि देश का विकास हो सके और उससे उनको उनकी एक तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और साथ साथ में नई से नई बड़ी से बड़ी तकनीक भी वो ले सकते हैं। और सरकार भी इनको बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के योजनाएं चला रही है और उनको समय पर ऋण भी उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ साथ में तकनीक भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और सरकार ने कुछ ऐसे संस्थान भी बनाए हैं जो इनको प्रशिक्षण दे सकें कि इस संस्था को कैसे चलाना है, संस्था का प्रबंधन कैसे करना है और किस प्रकार से वो हमारे विश्व स्तर पर अपना व्यापार कर सके। तो हम किसान को, छोटे किसानों को भी बड़े किसानों के से भी स्पर्धा कर सकें, इस प्रकार का इस संगठनों के माध्यम से बनाना चाहते हैं। और ये सरकार की एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हम काफी इसमें आगे बढ़ चुके हैं और आगे संभावना और ज्यादा बढ़ने की है। बिल्कुल दवा जी, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो किसानों की समस्या रूपी जो ताला है उसकी चाबी है एफपीओ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसकी चाबी एफपीओ है। और किसानों की जो मेन समस्या वो यही है कि उनको समय पे अच्छा बीज नहीं मिल पाता, समय पे अच्छी तकनीक नहीं मिल पाती, समय पे अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पाती और जब पैदा करते हैं तो बाजार में उनको भाव नहीं मिल पाता। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, आज हम जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, अगर किसान का टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहा है तो उपभोक्ता को टमाटर लगभग 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। यानी कि किसान को जो जिस भाव से उपभोक्ता बिक रहा है उसका मुश्किल से 10 से 15% या 20% मिल पाता है, बाकी 80% इधर उधर हो जाता है। अगर ये संगठन होंगे तो किसान को 20 की बजाय 40% मिलेगा और इधर उधर होने वाला कम हो जाएगा। साथ साथ में उपभोक्ता को भी वो 40 की बजाय 30 की बजाय 25 में मिलेगा, क्योंकि उसको भी फायदा होगा और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। साथ साथ में क्योंकि उपभोक्ता की जो उसका आवश्यकता है उसको किसान समझेगा तो उसी अनुरूप पैदा करेगा तो उसको और ज्यादा पैदावार मिलेगी। तो इस प्रकार के संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसान की समस्याओं की चाबी ही ये किसान उत्पादन संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आपने बताई। और जिस तरीके से जो ये गैप है, इस गैप को फुलफिल करने का काम ये एफपीओ द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ किसान भी हैं, कुलदीप जी किसान हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम आपके अनुभव की बात करते हैं। आप एक किसान के तौर पर एफपीओ को किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी किसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा कदम है ये सरकार का। और पहले से भी हम देखते आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया कि एक उंगली अपना कोई काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, हमारे 500 उंगली मिलकर के इकट्ठे होकर के जो काम करते हैं हम, तभी हम एक हाथ बन करके और उसमें काम करते हैं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम इकट्ठे होकर के जो काम करते हैं तो उसका काफ़ी लाभदायक रहता है।
और इसमें कई चीज़ें फ़ायदा है, कई चीज़ों का फ़ायदा जैसे हमें मार्केटिंग का है, और इकट्ठा जैसे हमें कुछ सरकार से योगदान लेना है तो वो सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, बीज हैं, इकट्ठे जो है हम इकट्ठा खरीद करके ले आएँ अपनी फसल को बिक्री के लिए। पहले आज तक भी किसानों को अपने भाव जो अपनी फसल का भाव जो हो स्वयं नहीं बता पाते थे, वहाँ मंडियों में भाव लगाया जाता है, लेकिन हम अगर इकट्ठे होकर के बेचें तो उसमें हम अपने भाव को, फसल का ठीक से भाव भी हम बता सकते हैं और उसको थोड़े अच्छे रेटों में हम बेच भी सकते हैं उसको। तो ये काफ़ी लाभदायक है, अच्छा है, और इस तरफ हमने और भी बढ़ना चाहिए, हम बढ़ भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा हमें सबको, किसानों को एक संस्कारिक बनना पड़ेगा। संस्कार यानी कि एक विचारधारा लेकर के चले हम सब एक दूसरे से। थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आज विचारधारा हम जहां हमने पढ़ाई की है, मैकाले जो विद्या दी है, तो आपस में हमारा इतना प्रेम खत्म होता जा रहा है कि वो एक बड़ी समस्या का वो है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो विचारधारा थी, हमारी गुरुकुलीय जो विद्या थी, वैदिक विद्या थी, उस विचारधारा पर हमें चल करके ईमानदार होकर के एक संगठित बनाए तो और भी ज्यादा उज्जवल भविष्य हो सकता है हमारा। तो उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए, विचार विमर्श हमें करना ही चाहिए इस पर, और हम एक आपस में प्रेम से उस चीज को बढ़ें, एक विचारधारा बना करके बढ़ें किसान, तब उसमें संगठित और ज्यादा कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी भी है कि विचारों का मिलना भी बहुत जरूरी है। एसके सिंह जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। एसके जी, दूसरा से हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि विचारों का मिलना बहुत जरूरी है एफपीओ के अंदर। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो एफपीओ बनाने से पहले किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए? एफपीओ बनाने की प्रक्रिया क्या है, पहले थोड़ा सा विस्तार से ये बताइए। बहुत ही वाजिब प्रश्न है और मैं इन सब बातों को किसान भाइयों को जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। देश में इस समय 60,000 से ज़्यादा एफपीओ बन गए हैं, और ये एफपीओ जो है केवल भारत सरकार की योजना के अंतर्गत नहीं बन रहे हैं। जो 10,000 एफपीओ की स्कीम 2020 फरवरी में हम लोग लाए थे, राज्य सरकारें बहुत सारी योजनाएं एफपीओ की चला रही हैं। तो उनकी बात आती है एफपीओ हम कैसे बनाएं, तो किसानों को मेरी सलाह है, अगर वो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो योजना अंतर्गत एफपीओ चल रहे हैं, तो एफपीओ बनाना जैसा कुछ नहीं होता है। आप एफपीओ में एक सदस्य बन जाइए। अगर आप देख लें कि आपका वो हर ब्लॉक में 1 या 2 एफपीओ इस केंद्र सरकार की योजना में और राज्य सरकार की योजनाओं, और बहुत सारे प्राइवेट लोग, कारपोरेट लोग भी बना रहे हैं, उनकी योजनाओं में भी बन रहे हैं। तो आप अपनी फसल को देख लें, क्लस्टर को देख लें, प्रोड्यूस को देख लें। अगर उस प्रोड्यूस से संबंधित एफपीओ है तो आप उसमें जुड़ जाएं। जहां तक संख्या की प्रश्न है, तो ये 300 ये भारत सरकार की योजना की न्यूनतम संख्या है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, सबकी संख्याएं न्यूनतम अलग अलग हैं। तो न्यूनतम संख्या ना देखें, जितनी अधिकतम संख्या होगी उतने ही यह आर्थिक तौर से वायबल होता है। तो आप उसमें जुड़ जाएं। तो जुड़ने के बाद जो इससे संबंधित लाभ होते हैं वो सारे आपको लाभ मिलेंगे। 2-3 बातें मैं और कहना चाहूँगा कि एफपीओ को चलाने में लोन की सबसे बड़ी समस्या आया करती है। तो लोन की समस्या के लिए बैंक क्या करता है, वो कहता है भाई आपके पास कुछ कोलेटरल वगैरह है तभी हम देंगे लोन, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो इस समस्या को हल करने के लिए किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड, एक फंड मतलब सिंपल भाषा में समझे, सरल भाषा में समझा जाए तो सरकार आपकी आर्थिक जमानत ले लेती है। मतलब बैंक को कुछ भी आपको कोलेटरल नहीं देना है। आपका जब बैंक अप्लाई करेगा तो नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार का फंड रखा है। जो लोन आप लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई वर्किंग कैपिटल लेना चाहते हैं, चाहे वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे दोनों करना चाहते हैं, तो वो आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक और सुझाव होगा किसान भाइयों को, ये पीओ के रूप में जो जुड़े हुए हैं, कि यदि आप सरल मतलब इंटरेस्ट रेट, ब्याज अगर कम ब्याज पर लेना चाहते हैं तो भारत सरकार की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर उसमें जाएंगे तो 3% का भारत सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब अगर 9% है तो 3% उसमें घटा देगा इंटरेस्ट रेट, आपको वो 6% पर ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ सरकार ही उसको गारंटी भी ले लेती है और आपको लोन आसानी से मिल जाता है। दूसरी, किसानों को मैं इस चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा
कि आप, क्योंकि हमने कई सारे एफपीओ को विजिट किए, उन समस्याओं को देते हुए क्या क्या चीज़ को वो देखें। आपको भारत सरकार या स्टेट की जो राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग इक्विटी ग्रांट देते हैं, मैचिंग ग्रांट देते हैं। आप जितना लगाते हैं उतना ही भारत सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसा उसमें प्राविधान है वैसा दिया जाता है। तो आप यह देख लें कि आप पैसा जमा करें, आपको सर्टिफिकेट, जो शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट है, किसान को मिल जाए, और जब सरकार अपना भाग देती है तो वो भी शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाए। आप केवल मेंबर ना बने रहें, आप एक्टिव रूप में, सक्रिय रूप में उसमें बिजनेस में भागीदार हों, और वहाँ पे जाकर जो एफपीओ के लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या अन्य लोग हैं, उनको जो है बिजनेस करने के लिए प्रेरित करें और आप सक्रिय रूप में भागीदारी सुनिश्चित करें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जो विशेष करके ध्यान देने की बात है कि जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें हम लोग 25,000 रुपया सीईओ को भी देते हैं पर महीने 3 साल के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीईओ ही होता है, बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन उसका चयन करते समय, उसको पदस्थापित करते समय यह देख लें कि वो सुयोग्य हो और अच्छे से काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और उसको सीबीबीओ जो प्रोफेशनल कंपनी है भारत सरकार की, भारत सरकार ने एंगेज किया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एफपीओ उसको लगाए और उनसे सभी प्रकार के कार्य, जो बिजनेस से संबंधित कार्य है, चाहे वो क्या नाम के आपको बिजनेस का प्रोग्राम तैयार करना हो और कुछ एक्टिविटी करना हो, चाहे वो मार्केट से जोड़ना हो, क्योंकि मार्केट से जोड़ना और बिल्कुल एसके सिंह जी, इसमें बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देने की जरूरत है, और उसका चुनाव करते हुए भी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपसे जानकारी लूंगा और अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले यहाँ समय की मांग है, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। लौटते हैं एक ब्रेक के उस पार और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। किसान उत्पादक संगठन से कैसे किसान भाई लाभ ले सकते हैं, कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर दबास जी का। दबास जी, हम यहाँ नाम दे रहे हैं किसान उत्पादक संगठन। सबसे महत्वपूर्ण इसमें उत्पादक का जो रोल है वो आ जाता है। उत्पादक की अगर हम बात करें, किसी घर का कोई किसान है, वो उत्पादक तो है ही, लेकिन उसके घर में और भी कई सदस्य हैं। क्या उनको भी उत्पादक माना जाएगा? जो एफपीओ से जुड़ रहे हैं, क्या वो अपने आप को प्रमाणित करें कि वो उत्पादक हैं? अगर प्रमाणित करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर उस परिवार का कोई भी सदस्य या सभी सदस्य एक साथ उस एफपीओ का मेंबर बन सकते हैं? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी मेंबर जो बनेगा उसका उत्पादक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य संस्था जो संगठन बने थे कई सारे,
उनमें क्या होता है कि लोग मेंबर बन जाते थे लेकिन उत्पादन नहीं करते थे और वो स्लीपिंग मेंबर टाइप हो जाते थे, जिससे कि वो संस्था जो थी चल नहीं पाती थी। तो सरकार ने इसमें डाला है कि जो भी एक्टिव मेंबर है जो उत्पादन कर रहा है वो इसका सदस्य बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी एक घर में एक आदमी सदस्य मेंबर बन गया तो वो एक किस्म से पूरा घर ही उसका मेंबर बन गया, क्योंकि जो भी एक्टिविटी कृषि की होनी है वो सभी उस एफपीओ के माध्यम से होनी है। चाहे हमने सीड बीज खरीदना हो, चाहे हमें दवाइयां खरीदनी हो, चाहे हमने कोई विपणन करना हो, चाहे हमें मूल्य संवर्धन करना हो, तो इस क्रम से पूरा का पूरा परिवार उसका सदस्य माना जाता है। हर सदस्य को अलग से मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर एस सिंह बता रहे थे कि अगर आपको एफपीओ चलाना है तो इसके लिए जो शेयर मनी है उसके जितना ज्यादा रखोगे पर हेड या पर मेंबर उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मेंबर ज्यादा पैसे देता है तो वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। सेकेंडली आपके पास शेयर मनी ज्यादा इकट्ठा होगा, जब शेयर मनी आपके पास ज्यादा इकट्ठा होगा तो सरकार की तरफ से मैचिंग ग्रांट मिलेगी, वो भी ज्यादा मिलेगी, और जब ज्यादा मैचिंग ग्रांट मिलेगी तो आप उसमें बड़ा काम कर सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। सरकार आपको सहयोग ज्यादा करेगी और जितना पैसा आप ज्यादा देंगे उतनी आप सक्रिय मेंबर भी रहेंगे, क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि भी जब मैंने इसमें 10,000 रुपए शेयर मनी लगाई है तो ये एफपीओ फेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप उसमें ज्यादा रुचि भी लेंगे और ये आपकी रुचि ही उसकी सफलता का राज है, क्योंकि जब तक एफपीओ में रेगुलर मीटिंग ना हो, जब तक आप उसमें डिमांड ना करें तो आपका जो सीईओ है वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। सीईओ का मतलब ज्ञानी होना या ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। सीईओ को बिजनेस के प्रिंसिपल का सिद्धांतों को भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक हम एफपीओ के अंदर जो सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं करेंगे तब तक हम अपने एफपीओ को कामयाब नहीं कर सकते। तो उसमें एक सिद्धांत यही है कि जो भी मेंबर बनेगा वो अधिक से अधिक उसमें शेयर मनी लेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लेगा, जिससे कि हमारे जो एफपीओ के पास है, जो संस्था संगठन है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो। दूसरा सिद्धांत है कि हमें इसमें सदस्यों को की आवश्यकताओं को अनुरूप ही अपने एफपीओ की गतिविधियों को रखना है, जिससे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, क्योंकि ये स्वयं की सहायता, स्वयं के द्वारा ये एफपीओ मतलब उन्हीं मेंबरों की सहायता कर रहा है जो उसके सदस्य हैं, और साथ साथ में जो समाज के दूसरे लोग हैं उनकी भी सहायता की जाती है, क्योंकि जो भी बीज उपलब्ध होगा वो सदस्यों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नॉन सदस्य उसको खरीदेंगे तभी एफपीओ का बिजनेस ज्यादा होगा, और जब बिजनेस ज्यादा होगा तो एफपीओ में लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें उस किस्म के उसको प्रोत्साहन देना, और साथ ही साथ में एफपीओ की रेगुलर मीटिंग और रेगुलर इलेक्शन ये बहुत जरूरी है, जिससे कि ये आपसे जुड़ा रहे और आपकी आवश्यकताओं को, क्योंकि जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में यही चर्चा होगी कि आपने अभी क्या क्या गतिविधियां की हैं, उसमें क्या कमियां रही और कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है, और अगले 3 महीने या 9 महीने या साल आपको कौन कौन सी गतिविधि करनी है, क्योंकि पहले से आप प्लानिंग करोगे तभी आप अच्छी किस्म के बीज दे पाओगे, तभी आप अच्छे इंप्लीमेंट ले पाओगे, तभी आप किसानों की प्लानिंग करके उसको आगे बढ़ पाओगे। तो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, उसको इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें मीटिंग के माध्यम से होना बहुत ही आवश्यकता है। तो ये मीटिंग करने की बार बार आवश्यकता है। एक बात आती है, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, या जब भी आपने अभी डॉक्टर एस के सिंह ने बताया था कि आपका जो अगर आपने सीईओ नियुक्त करना है तो सीईओ नियुक्त करते समय उसकी निष्पक्षता और साथ साथ में उसका कितना ज्ञान है, नॉलेज है मैनेजमेंट के बारे में, ये बहुत जरूरी है। आज हम अमूल का नाम सुनते हैं, आज जो अमूल तक पहुंचा है उसमें मुख्य योगदान डॉक्टर वी कुरियन का है। डॉक्टर वी कुरियन एक किस्म से सीईओ ही बने थे सबसे पहले, और बाद में उन संस्था को उन्होंने राष्ट्र स्तर पर पहुंचाया। वो केवल उनके ज्ञान की वजह से, उनकी विजन की वजह से। इसलिए जो हमारा सीईओ जितना विजनरी होगा, जितना ज्ञानवान होगा और जितना ज्यादा सहयोग करेगा, जितना ज्यादा उन मीटिंगें करवाएगा, वो उतना ही ज्यादा कामयाब हो पाएगा। और इसमें कोई भी जो परचेज होती है, जो हमें मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी आपकी पारदर्शिता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर पारदर्शिता होगी तो आप जो दूसरे सदस्य हैं वो भी अपना सहयोग दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा पाएंगे, और हम उसकी गतिविधियों को काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ट्रेनिंग, हमारे जितने बोर्ड के सदस्य उनकी भी होनी चाहिए, सीईओ को भी बार बार ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और जो सदस्य हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, भारत सरकार से एक निवेदन करूंगा कि हमें इस किस्म के विषय हमारी स्कूल शिक्षा में भी डालने चाहिए, जिससे शिक्षा के माध्यम से हम नए जो बच्चे, हमारी नई जनरेशन जो आ रही है, उसमें पहले से ही सहकारिता की या साथ चलने की भावना पैदा कर सके, और किस प्रकार से हमें बिजनेस करना है उस बिजनेस के रूलों का ज्ञान दे सके। ये जो हमारी स्कूली शिक्षा में होना बहुत जरूरी है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहां पे भी एक सहकारी समिति थी और उसमें एक दुकान चलती थी, उसमें सारी कॉपियां, पेंसिल, जो भी हमारी सामग्री होती थी, शिक्षण सामग्री, वो सारी उसके माध्यम से मिलती थी। तो बच्चों को ना तो कहीं दूर जाना पड़ता था, उसकी क्वालिटी बेटर होती थी, आसानी से मिल जाती थी।
तो उसी किस्म की जो हमारी जो एक तरीके से अनुभव मिलता था वहां सब जगह होना चाहिए। बिल्कुल, एक तरीके से अनुभव मिलता था उन बच्चों को कि आगे चलकर अगर आप संगठित होकर काम करते हैं तो उसका परिणाम बहुत सुखद रहता है। कुल मिलाकर शिक्षा ये देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर एसके सिंह जी का फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर एसके सिंह जी, दो चीज यहां पर निकलकर सामने आ रही है, एक है एफपीओ से जुड़ना और एक है एफपीओ बनाना, और वहां पर यह भी निकल कर आ रहा है सीईओ और फिर जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो, अगर किसी भी एफपीओ की संख्या 100 से अधिक से किसान उसमें जुड़े हुए हैं, 300 किसान जुड़े हुए हैं, कैसे निर्धारित करें कि हमारा सीईओ कौन होगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन होंगे? और जो यहाँ पर शेयर की बात की जा रही है, क्या सबसे अधिक शेयर करने वाला ही सीईओ बन सकता है या बोर्ड ऑफ मेंबर बनना चाहिए? इसके अंदर जो ये अलग अलग पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए और इसको कैसे कार्यान्वित किया जाता है, इसकी कार्यशैली कैसी होती है? हाँ, मैं एक एक बिंदु को स्पष्ट करता हूँ। पहली बात तो इसको जो भारत सरकार की योजना है, राज्यों में भी मोटा मोटी यही है कि 2 कानूनों में आप इसको पंजीकृत कर सकते हैं, निगमित कर सकते हैं। एक तो है कंपनीज एक्ट 2013 का, हाँ। और दूसरा है इसको राज्य सरकारों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जी, उसमें आप इसको निगमित कर सकते हैं। अब दोनों कानूनों में जो लिखा है कि कितने मिनिमम सदस्यों के साथ कंपनी बन सकती है या कितने मिनिमम सदस्यों के साथ जो है सोसाइटी बन सकती है, दोनों को मिलाकर हम एफपीओ बोला करते हैं। अब बात आई कि कितने मेंबर और कैसे रखें, तो अब जो है मेंबर जो आएंगे, मेंबर तो उसमें जुड़ते जाते हैं, जो भी जुड़ना चाहें, जो इच्छुक हो, जो उसी फसल पर या उसी प्रोड्यूस पर काम करना चाहते हैं। और यह सदस्य जो होंगे, यही सदस्य इलेक्शन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। मतलब ध्यान दीजिए कि जो मेंबर होंगे वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे या इलेक्शन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन अपॉइंटमेंट कानून दोनों में वर्णित है। तो जो भी विधा अपनाना चाहते हैं उस तरीके से वो निष्पक्ष तरीके से अच्छे आदमी को वहां पे बैठाएं। अब जो सीईओ होगा, सीईओ अमूमन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यही लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। ध्यान दें कि जो डायरेक्टर्स हैं वो किसान ही होते हैं, उन्हीं किसानों में सदस्यों में से कोई 8-9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा। लेकिन जो सीईओ होता है, अगर कोई पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से होशियार समझदार जो बिजनेस की बात को समझता हो कि कैसे हम व्यापार करें और आपको कैसे, चूंकि आपको कंप्लायंसेस भी करना होता है, बहुत कंपनी बन गई, कैसे कंप्लायंस कराया जाए, क्योंकि बहुत सारी देखा जा रहा है कि कंप्लायंस के अभाव में उनको पेनाल्टीज पड़ जा रही हैं। और कैसे कैसे इसको मार्केट में जाएं, कैसे किन व्यापारियों के अलावा बहुत जगह सीधी खरीदी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो रही है, उन बायर को हम कैसे जोड़ें। तो सारी विधा के बारे में जो थोड़ा मोड़ा जानकारी हो अच्छी से, उसी को आप सीईओ अपॉइंट करें। और किसान को जहाँ तक मैक्सिमम देने की बात है, जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत एक किसान केवल 2000 रुपया मैक्सिमम ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इससे ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। मैचिंग ग्रांट भी सरकार 2000 ही देती है। इस प्रकार से अगर किसी एफपीओ में आइडियली 750 किसान बनते हैं तो 15 लाख अधिकतम भारत सरकार अपने योजना अंतर्गत एफपीओ को प्रदान करती है। और इसका उद्देश्य, इस जो पैसा मिल जाता है, इसका उद्देश्य है कि फाइनेंशियल बेस, एक जो वित्तीय बेस तैयार हो जाए बिजनेस करने के लिए। 15 लाख रुपया ठीक ठाक अमाउंट है, ना बहुत ही कम है ना बहुत ज़्यादा है। और 750 का यह मतलब कतई नहीं है कि 750 ही रखें, आप इसको और भी संख्या बढ़ा सकते हैं अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी हर चीज़ों के रिक्वायरमेंट के अनुसार। जितनी आपको लगे कि हमें किसान जोड़ रहे हैं, किसान जोड़ने से हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, आप बढ़ाते जाएं। अगर 250-300 से नीचे रखते हैं तो कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है उससे आपको लाभ भी नहीं मिलेगा जो सरकारी केंद्रीय सरकार के लाभ हैं। और जहाँ तक बनाने की बात है, फिर मैं क्लियर कर दूँ, कौन बनाएगा। बनाने के लिए निश्चित रूप से कुछ किसानों को आके लीड लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे किसान तो नहीं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अगर उनको लगता है कि हम लोग एफपीओ बनाते हैं, जुड़ना तो ठीक है, तो उनको फिर आकर के अगर किसी ब्लॉक में हमारी इस योजना में तो अब कोई स्कोप नहीं है बनाने का, जुड़ने का ही स्कोप है, क्योंकि जो 10,000 का टारगेट था उसका वो हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है, तो अभी जुड़ सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो नई एफपीओ बना सकते हैं। बनाने के लिए तरीका यही है कि आप जाएं और जा करके इसको
राज्य सरकार के कृषि विभाग से बात कर लें। ज़्यादातर राज्यों में कृषि विभाग ही इसका नोडल ऑफिसर है। कहीं कहीं पर उद्यानिकी विभाग भी है, जहां पर जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह है, जहां पर उद्यानिकी का ज़्यादा प्रभाव है, तो वहां जाकर बात कर लें। बात करने के बाद आप इसको जाकर के कंपनीज में, आजकल ऑनलाइन होता है, आपको कहीं कंपनी में नहीं जाना है किसी ऑफिस में, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट मांगता जाए आप डॉक्यूमेंट दे दें, जो भी 25-30 हज़ार रुपया फीस है। अब ध्यान रखें कि शायद किसान भाई स्वयं नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी से सहायता ले लें, या कॉमन सर्विस सेंटर आजकल गांव में मैं गया था, खूब हर जगह खुले हुए हैं, उनकी सहायता ले लें और उसके बाद आप इसको रजिस्टर करा दें या निगमित करा दें। जब रजिस्टर्ड हो जाए तो किसानों की संख्या आप बढ़ाना जोड़ना शुरू करें, और जैसे जैसे किसानों की संख्या जोड़ लेंगे आपको उस योजना के अनुरूप जो है संख्या हो जाएगी। तो जो उसमें लाभ वर्णित हैं, चाहे वो क्या नाम के इक्विटी ग्रांट का लाभ है, चाहे वो मैनेजमेंट कास्ट भी मिलती है, 18 लाख रुपया पर एफपीओ की इस योजना में थी भारत सरकार की, और मोटा माटी थोड़ा कम ज़्यादा करके राज्य सरकार की योजनाओं में भी ऐसा ही लाभ है। तो उनसे देख लें कि उन लाभ को ले लें। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, सीओ का है कि अकाउंटेंट को भी 10,000 5,000 रुपया जो स्टेट में मिलता है, केंद्र में तो 10,000 था। आपको जो आप बिल्डिंग ऑफिस खोलेंगे उसके लिए भी पैसा, केंद्र सरकार में तो 4,000 था, राज्य सरकारें भी अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं। और आप टेलीफोन का भी थोड़ा पैसा 1,000 रुपया रखा है, साफ सफाई के लिए। मतलब इस तरीके से 18 लाख रुपया पर एफपीओ के हिसाब से ये कास्ट भी आप इसको पैसा ले लें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, यह सरकारी अनुदान या सरकारी योजना का लाभ लेने का इस कोई मकसद तभी हल होता है जब आप बिजनेस करते हैं। वो नहीं तो आप करेंगे क्या, इन लाभों को ले लेंगे और लाभ लेने के बाद जब बिजनेस नहीं करेंगे तो 3 साल 4 साल बाद ये एफपीओ सब ठप हो जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 60,000 एफपीओ में से बहुत सारे नहीं काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं, लाभ ले लिए खत्म हो गए। तो ये कुछ मोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं। रुक करते हैं अपने किसान भाई का, कुलदीप जी का रुक करते हैं। कुलदीप जी, तमाम बातें आपने सुनी, यहाँ पर एसके सिंह जी ने बताई, मैनेजमेंट है, सीओ है, इक्विटी ग्रांट है, साथ ही साथ शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट है, इस तरह के तमाम ऐसे फाइनेंशियल वर्ड्स हैं तो बहुत किसान भाई पहली बार कभी शायद नहीं सुने होंगे। जो किसान दिन भर बुआई, कटाई, कीटनाशक और इन सब चीज़ों में अपने आप को उलझा हुआ रखता है, क्या उसके लिए एफपीओ एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? ये तमाम चीज़ों रजिस्ट्रेशन कराना, सीओ को अपॉइंट करना, सीओ को अपॉइंट करना, फिर अकाउंटेंट से कंपनी रजिस्टर कराना, क्या लगता है आपके अनुरूप ये बहुत बड़ी चुनौती है किसान भाई के लिए, हर कोई किसान इसको आसानी से कर सकता है? नहीं, और ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि डबाज साहब ने बताया कि उसमें एक स्कूली पाठ्यक्रम में ही थोड़ा सा अगर हम इसको आदत डाल लें, स्कूलों में ही, विद्यालयों में इस प्रकार का जो कर लें तो बहुत आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल, तो जितना इसको आसान बनाया जाए उसका और ज़्यादा अच्छा लाभ उठा पाएगा किसान। क्योंकि किसान इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, विशेषकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, और बाहर अगर चले जाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में या वहाँ इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको जैसे डॉक्टर साहब ऐसे बताया कि वहाँ जो है उनको सहायता लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कंप्यूटर आदि या किसी उसको जो है सहायता लेनी पड़ेगी, तभी वो इस लाइन में उतर पाएगा। और मुख्यतः मैं यही, इससे काफ़ी लाभ बहुत सारा मिलेगा। बिचौलिए जैसे किसान को पैसे की जरूरत होती थी तो उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे या कहीं ना कहीं से मंडी से या आड़तियों से पैसा उठाना पड़ता था, तो वो भी उसको नहीं उठाना पड़ेगा और सरकार के जो सहायता है उससे लाभ उठा पाएगा वो और अपने कार्य को बढ़ा पाएगा। और दूसरा, हम जो पैसे को इधर से लेकर के वैसे खर्च कर दें तो वो भी गलत है। बिल्कुल, हम उसको केवल अपने कार्य में ही, किसान खेती का उसमें कृषि कार्य में ही लगाएं, तभी हम उसका लाभ उठा पाते हैं और तभी उसको बढ़ा पाते हैं हम। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि किस तरीके से अगर किसान भाई किसी योजना से लाभ लेकर पैसा ले रहे हैं तो वो भी कृषि के कार्यों में ही उपयोग करें। और जिस तरीके से ये पूरा जो इसकी कार्यशैली है, इस तरह से एफपीओ किसानों के हित के में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं किसान भाई खुद ब खुद जब जागरूक होंगे, खुद जब जानकारी लेने की रुचि दिखाएंगे, तभी आप एफपीओ का लाभ ले सकते हैं। और एफपीओ से जुड़कर आप देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में आएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको काफ़ी सारे मुनाफे हो सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ,
सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा का हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। किसान उत्पादक संगठन के फायदे क्या हैं, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर जेपी सिंह जी का। जेपी सिंह जी, जिस तरीके से तमाम चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कई ऐसे एफपीओ शुरू तो हुए लेकिन वो आज काम नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव की बात हुई कि समय समय पर चुनाव होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, और जो पैसा आ रहा है वो पैसा कृषि के कार्यों में ही उपयोग हो, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए भी क्या कोई समिति बनती है? क्या सरकार इसकी निगरानी करती है, या फिर एफपीओ खुद ब खुद निगरानी करें, या फिर इसका भी कोई समाधान है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी एफपीओ बनता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बने चाहे वो कंपनी एक्ट में बने, उसके बाइलाज बनते हैं, जिनको उन बाइलाज के अंदर ये वो सभी चीज़ वर्णित की जाती हैं कि इसके सदस्य कैसे बन सकते हैं, कितना सदस्य शुल्क है, इलेक्शन किस प्रकार से होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, सेक्रेटरी का क्या रोल है, चेयरमैन का क्या रोल है, डायरेक्टर्स का क्या रोल है, और जो हमारा सीईओ का क्या रोल है, ये सभी चीज़ें उन बाइलाज के अंदर विस्तार से वर्णित की जाती है जी। और जहाँ तक जब बनाने की बात आती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, शायद वो इतना नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत सरकार का एक बहुत अच्छा काम है कि हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों में 6 वैज्ञानिक होते हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान की तरफ से भी होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो एक्सटेंशन का हो, इनमें से भी होता है। तो उस वैज्ञानिक का मुख्य रोल होता है कि जो भी उनके पास किसान आए उनको गाइड करें कि आपको किस प्रकार से एफपीओ बनाना है, एफपीओ के बाइलाज क्या होंगे, एफपीओ में कैसे चलाना है। अब जैसे आपने बताया कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो बीज उत्पादन कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से काफी सहयोग मिल सकता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक किस्म से जितने भी एफपीओ हैं, इनके आप टेक्नोलॉजी पार्टनर हो सकते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, कौन सी चीजें कर सकते हैं, कैसे मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपनी आय ज्यादा कर सकते हैं। तो इस किस्म की पूरी जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र से, या जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुदान परिषद के जो संस्थान हैं, वो किसानों को देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उनका बल्कि हमेशा स्वागत होता है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पे किसानों को ट्रेनिंग भी देते रहते हैं जी, कि अगर आपने नर्सरी बनानी है तो नर्सरी कैसे बनाई जा सकती है, पौधे कैसे तैयार किए जा सकते हैं, इन पौधों की बिक्री कैसे करनी है, तो ये सारी जानकारी इन यहाँ से ली जा सकती है। दूसरा जो बहुत बड़ा स्कोप है बीज का है जी। आज के दिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो बीज बनाती है और किसानों को देती हैं। किसान ही बीज पैदा करता है, प्राइवेट कंपनी केवल उसको हैंडल करती है, प्रोसेसिंग करती है, और एक बहुत मोटा पैसा कमाती है। तो ये कार्य हमारे एफपीओ भी कर सकते हैं, और जो पैसा वो प्राइवेट कंपनी कमाती है वो पैसा हमारे एफपीओ कमा सकते हैं जी। इसी तरह से जो हमारा मूल्य संवर्धन की बात आती है, अब बहुत से लोग, बहुत सी जगह चने की पैदावार होती है, दालों की पैदावार होती है, तो हम अपने दालों को वहीं प्रोसेस करके पैक करके अपने एफपीओ के माध्यम से बिक्री कर सकते हैं, और इन दालों को हम दूसरे संस्थानों के माध्यम से बिक्री कर सकते हैं। तो इससे एक तो किसानों को गांव में ही जो संस्था लगे, जो भी हम वहां पर उद्योग लगाएंगे उनको पैक करने के लिए या उसका प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारे लोग उसमें व्यापार भी करेंगे, और हमारे जो किसान उसको अच्छा पैसा मिलेगा। और जो सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, तो सब्जी उत्पादन में भी, जैसे मैं एक अमरूद का एग्जांपल लेता हूं, आजकल अमरूद बाजार में बहुत आया हुआ है, हमें दिल्ली में उसका अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन किसान को अच्छा भाव नहीं मिल रहा जी। जो जहां उत्पादन क्षेत्र है वहां पे अमरूद बहुत सस्ता हो गया है। तो जहां पे सस्ता हो जाता है अमरूद, तो अमरूद से बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं, जैम बन सकता है, जेली बन सकती है, अमरूद के उनकी काफी डिमांड भी है, बिल्कुल। और ऑफ सीजन उनकी बहुत आवश्यकता है। तो किसान आम एक या दो किसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन एफपीओ अगर वहां बनता है तो एफपीओ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बना के उनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, देश में भी बिक्री कर सकता है,
और किसानों को अच्छा जब पैसा मिलेगा तो किसान उसमें और ज्यादा रुचि लेंगे। साथ साथ में ये एफपीओ उनको अच्छी किस्म के अमरूद कि अगर हमें प्रोसेसिंग करनी, जैसे मैं आलू का एग्जांपल लेता हूं, कोई क्षेत्र आलू का ऐसा है जहां पे चिप्स बन सकते हैं, बिल्कुल, तो चिप्स की कौन सी वैरायटी है, अच्छे चिप्स बनाने के लिए हमें उसकी पैदावार कैसे करनी है, कितना खाद डालना है, कैसे उसकी बुआई करनी है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे उसको स्टोर करना है और कौन सी मशीन हमें अडॉप्ट करनी है, तो ये एफपीओ के माध्यम से तो हम कर पाएंगे, लेकिन अलग से नहीं कर पाएंगे जी। ऐसे बहुत सारे हमारे दूध के किसान हैं, दूध के किसान भी हमारे वही कर सकते हैं कि दूध के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग तो बहुत इससे आपके गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज भारत सरकार एक बहुत बड़ा जोर दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या जैविक खेती पे या हम जहर मुक्त खेती पे, उसमें भी किसान को शिक्षा की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और खासकर उन चीजों की आवश्यकता जो आम किसान नहीं ले पाता है, जैसे फेरोमोन ट्रैप है। ये फेरोमोन ट्रैप अच्छे पढ़े लिखे किसान तो खरीद लेते हैं और मंगा लेते हैं, लेकिन आम किसान का उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन एफपीओ के माध्यम से ये उपलब्ध हो पाएगा तो हमारे किसान भाई बगैर दवाई डाले भी अपनी फसलों में कीट प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो आपने तमाम जो उदाहरण दिए कि फूड प्रोसेसिंग है या फिर वैल्यू एडिशन है, तो एफपीओ के माध्यम से ये सब चीजें संभव हैं और आसान तरीके से किसानों तक पहुंच सकती है। किसान भाई जो मन में संशय होता है कि कैसे उस काम को करे, तो उसका समाधान एफपीओ कर सकता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और इसी के साथ अगर हम महिलाओं को जोड़ते हैं तो महिलाओं का रुख भी कर लेते हैं। एसके सिंह जी, मैं आपका रुख करता हूं। अगर फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की बात करें तो हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, ये भी इस सेक्टर से बहुत तेजी से जुड़ रही हैं। और वैल्यू एडिशन बात करें या फिर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, दोनों सेक्टर बहुत तेजी से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए इसके अंदर एफपीओ से जुड़कर क्या अवसर हो सकता है और महिलाएं किस तरीके से अपने जीवन को संवार सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं? सरकार ने इस जो आप बात कह रहे हैं इस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि बहुत सारी आजकल महिलाएं घर से चार दीवारी से बाहर आकर खेती किसानी में जुड़ रही हैं, तो इनको हम लोग महत्ता दे रहे हैं। महत्ता का मतलब बहुत सारे एफपीओ केवल महिला एफपीओ है, उसमें सारे के सारे सदस्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे के सीईओ, वो सब सारे महिला हैं, कि ताकि वो अच्छे से महिलाएं इसको आगे बढ़ा सके। और महिलाएं जो हैं इन सब कामों में बहुत आगे रहती हैं। बिल्कुल। और इवन ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनते हैं उसमें भी रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की गई है कि कम से कम इतनी महिलाएं उसकी सदस्य जो निदेशक हों, डायरेक्टर हों, अवश्य रूप से हों। मैं कुछ और बातें क्लियर करना चाहूँगा, 2-3 बातें हैं, शायद किसान भाइयों को छूट ना जाए। पहली बात तो ये है कि चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की, सभी योजनाओं में एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो उनको सहायता करेगी। जैसे केंद्र की योजना है तो उसका नाम हम लोग CBBO कह देते हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनको बनाना है तो इनसे ही कांटेक्ट करना है। और बात आई कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप SFAC की साइट पर जाएंगे तो इनकी पूरी लिस्ट लगी हुई है, पूरा फोन नंबर दिया हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन से लेकर जितनी प्रक्रिया है, सारा इलेक्शन जो भी करवाना है, सारे में आपको हैंड होल्ड करेंगे, मदद करेंगे, आपको कुछ चिंता नहीं करना है। और केबी के भी CBBO के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत सारे केबी को हमने भी CBBO के रूप में आइडेंटिफाई किया है, वो काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो है कि हम लोग ICR से इस बारे में पहले टेकअप कर लिए हैं कि यह ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर एक पाठ्यक्रम FPO पर चलाया जाए। इतना ही नहीं, जो संबंधित संस्थाओं हैं उनसे हम कह रहे हैं कि इसके लिए एक 3 महीने का या 6 महीने का जितना उपयुक्त होता है एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाए। और सर्टिफिकेट जो होल्डर्स होंगे उनको हम CEO बनाने में प्रेफर करेंगे, उनको वरीयता देंगे ताकि वो अच्छे से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, जो एफपीओ के लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आखिरी में मैं एक बार JP सिंह जी का रुख करता हूं। JP सिंह जी, समय बहुत कम बचा हमारे पास, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा कम शब्दों में इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। एफपीओ और FPC में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? दोनों एक ही चीज़ें हैं। हमारे जो भी हमारे कंपनी एक्ट के अंतर्गत या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत अभी जो बन रहे हैं, ये सारे एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। हमारी पहले कोऑपरेटिव भी इसी सिद्धांत पे चलती थी, लेकिन कोऑपरेटिव में थोड़ा सा सुधार करके उसमें बिजनेस ओरिएंटेड बनाने के लिए इसमें किया गया है। क्योंकि पहले किसान को आज जरूरत जो है बिजनेस की ज्यादा जरूरत है। किसान पैदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको कैसे मार्केट करना है, कैसे उसको पैदा करने में जो इनपुट लेने हैं वो प्रबंध करने में किसान लैग करता है। तो उसकी समस्या को दूर करने
के लिए और मूल्य संवर्धन के लिए सरकार ने इस इंटरवेंशन को डाला है। और इसमें जो शुरुआत होगी थी 2002 में ही होगी थी, लेकिन अच्छी तरह से 2013 में जिसको एक्ट में जो परिवर्तन करके और सरकार ने इसको अच्छी तरह से इसको लिया है, तो उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 10,000 एफपीओ बनाए हैं, साथ साथ में राज्य सरकारें भी बना रही हैं और बहुत सारी हमारी कोऑपरेटिव सहकारी समितियां भी इसमें सहयोग कर रही हैं और वो भी काम कर रही हैं। तो ये किस्म से आपने जो अभी महिलाओं की बात की थी या आदिवासियों की बात की थी, तो एफपीओ के जो बाइलाज हैं उसमें ये प्रोविजन है कि इसमें किसी जात या धर्म या कोई भी इसमें आधार नहीं होगा और हमने अधिक कोशिश करनी है कि हर किस्म के लोग इसमें सहयोगी हों और शामिल हों और ज़्यादा कोशिश की जाती है कि महिला जो है इवन मैनेजमेंट में रहे, जिससे कि काफ़ी फायदा होता है। और कुछ महिलाओं को ओरिएंटेड, जैसे डॉक्टर एसके सिंह ने बताया, काफ़ी एफपीओ ऐसे भी जो महिलाएं चला रही हैं और इसमें कुछ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इसके सदस्य बन सकते हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एफपीओ किस्म से हमारा आज के दिन में ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इसमें हमारे बहुत से एफपीओ ऐसे जो बीज पैदा कर रहे हैं, बहुत से नर्सरी चला रहे हैं, बहुत से प्रोसेसिंग का काम अच्छा कर रहे हैं और बहुत से ऑर्गेनिक खेती में भी काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। एक हमारा अलीगढ़ का एफपीओ है जो काफ़ी पूसा संस्थान से जुड़ा हुआ है, वो समय समय पे नई नई किस्मों के बीज लेके जाते हैं और उनको बीज पैदा करके अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाते हैं और आजकल तो पूरे देश में उसकी बिक्री भी करने लग गए हैं। तो इस किस्म से हमारे किसान ही आज एक बीज कंपनी के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो ये सारी इसमें संभावनाएं हैं और इसमें और अधिक संभावनाएं हैं जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा, आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, अपने कृषि विभाग से, अपने बागवानी विभाग से और इवन पशुपालन विभाग से संपर्क में रहें, जिससे आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें सहयोग में लें, क्योंकि जितना बड़ी आपकी संख्या होगी उतने ही आपके पास जो कमोडिटी वो ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा आप विपणन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छी बात है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि गाँव में काफ़ी रुचि है। जी डॉक्टर जेपी सिंह जी, शिक्षा होना बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है कि जितना हम इसको प्रचार प्रसारित करेंगे, जितना किसान भाई को जोड़ेंगे, उतना किसान भाई ही इस एफपीओ के माध्यम से मुनाफा ले पाएंगे, सुविधाएं ले पाएंगे। किसान उत्पादक संगठन क्या है और कैसे इससे आप जुड़ सकते हैं, क्या इसकी कार्यशैली होती है, कैसे इससे लाभ के जरिए बढ़ा सकते हैं, मुनाफे के जरिए बढ़ा सकते हैं, इस पूरे चर्चा में हमने को जानने की कोशिश करी है। और आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील भी हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान उत्पादक संगठन से जुड़िए और जो इन संगठनों को जो सरकार द्वारा जो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उसका लाभ आप भी ले सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से अपनी फसल का अच्छा उत्पादन तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मार्केट में भी पहुंचा सकते हैं आप एफपीओ के जरिए। तमाम ऐसी समस्याएं जो किसान भाई को होती हैं, उसका सिर्फ मात्र एक समाधान है एफपीओ। तो आप एफपीओ से आज ही जुड़ें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। डॉक्टर एसके सिंह जी, कीमती समय निकालकर आप विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में पहुंचे और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जेपी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ कुलदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी समय निकालकर हमारे स्टूडियो पहुंचे और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एफपीओ के रिगार्डिंग हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई है। तो आज के विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जो हमने जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, उसका आप सही समय पर लाभ उठाएंगे, अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेके आएंगे और आपके जीवन में भी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। फिर से हाजिर होंगे विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।